नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक भाग 3, जिसमें हम समझेंगे आषाढ़ के एक दिन नाटक पर अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव किन किन संकेतों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। इससे पहले की वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया कि अस्तित्ववादी विचारधारा क्या है और सार्त्र ने किन शब्दों के या किन अवधारणाओं के माध्यम से ये बताया कि अस्तित्ववादी विचारधारा क्या होती है। उसको हमने बहुत ही संक्षेप में समझने का प्रयास किया और आज हम देखेंगे कि अस्तित्ववादी विचारधारा से लिखा हुआ या उस विचारधारा के दृष्टिकोण पर आधारित यह नाटक और इस नाटक में ऐसे कितने संकेत कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं जो इस नाटक के सभी मुख्य चरित्रों की व्याख्या करने में सक्षम है। अगर हम सबसे पहले इस नाटक में जो इस नाटक का नायक है और इस नाटक का मुख्य पात्र है कालिदास, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कालिदास का जो व्यक्तित्व है वह कवि हृदय का व्यक्ति है और एक कवि हृदय के व्यक्तित्व के व्यक्ति के लिए स्वाभाविक जीवन क्या हो सकता है कि वह जहाँ रह रहा है यानी अपनी ग्रामीण जीवन में प्रकृति से निकट जीवन जिए, यानी हम कह सकते हैं कि प्रकृति से निकट और सरल जीवन हो, कोई ज़्यादा दुविधापूर्ण चीज़ें ना हो या उसे ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बाध्य किया जाए जो उसके मन के मुताबिक ना हो और उसके व्यक्तित्व के लिए ठीक ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि कालिदास प्रकृति के निकट जीवन जीने पर ही साहित्यिक रचनाएं करता है और जब वह बाद में राजकवि और कश्मीर का राजा बनता है तब वह इस बात को स्वीकार भी करता है कि मैंने जो कुछ लिखा वो यहाँ का ही जीवन था। बाद में वो जीवन सूखता गया और उसका लेखना भी बंद होता गया। खैर, लेकिन गांव में अगर हम देखते हैं तो उसकी स्वतंत्रता, उसकी भौतिक परिस्थितियां अन्य व्यक्तियों के दबाव में निरंतर खंडित होती जाती हैं। आर्थिक स्थिति भी उसकी ठीक नहीं है। सामाजिक तिरस्कार जैसे तत्व उसे झेलने ही पड़ते हैं और यही सारी चीज़ें उसे प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करती हैं। और देखते हैं हम कि कालिदास अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जो निर्णय लेता है वो सबसे पहला जो उसका गलत निर्णय है वो है राजकवि बनने का जो निमंत्रण उज्जैनी से आया है ये स्वीकार कर लेना। गलत निर्णय यानी ये कालिदास का पहला गलत निर्णय है और ये निर्णय हम देखते हैं उसने अपनी अंतरात्मा से नहीं बल्कि बाहरी दबावों से लिया था। और ऐसा निर्णय स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व विभाजन तथा विसंगति बोध जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है। और कालिदास की गलती यहीं तक ही नहीं है, वह आगे जो पुनः इस गलती को दोहराता है, हम कह सकते हैं दूसरा गलत निर्णय जो कालिदास करता है वह करता है जब वह कश्मीर का राजा बनना स्वीकार कर लेता है। ये हम कह सकते हैं कि उसका दूसरा गलत निर्णय है और यही जो दोनों गलत निर्णय हैं ये कालिदास के मूल व्यक्तित्व को पूरी तरीके से भुला देते हैं और इसका स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि उसकी बाहरी जीवन में तो सफलताएं बढ़ती जाती हैं लेकिन आंतरिक जीवन में वह उसका निरर्थकता बोध उतना ही बढ़ता जाता है और अंतिम अंक में वह इस बात को स्वीकार भी करता है जब वे सारी चीज़ों को छोड़कर त्याग कर अंत में जब वह मल्लिका के पास वापस लौट के आता है तो तीसरे अंक में कालिदास के द्वारा कहे हुए कथनों के माध्यम से ये सारी चीज़ें व्यक्त होती हैं। तो हम उस तीसरे अंक में जो कथन है कालिदास के हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कालिदास यहाँ से शुरुआत करता है। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह अस्वाभाविक लगा होगा परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। आभापूर्ण जीवन की यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी।
संभवतः उसमें उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। यानी इस कथन के माध्यम से नज़र आता है साफ कि कालिदास को निरंतर ये सामाजिक तिरस्कार जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ा और ये सारी चीज़ों ने उसे प्रतिक्रिया करने पर मजबूर किया, और वो प्रतिक्रिया में जो उसने फैसला लिया वह उसने अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध लिया। आगे कालिदास कहता है कि अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गईं, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। और किसी के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, पर मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार-बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, उससे दूर हट आया हूँ। ऐसा ही जीवन अंत में होता है जब सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, और कालिदास के साथ भी वही होता है। जब वह अंत में तीसरे अंक में मल्लिका के पास भी पहुँचता है, तो वह देखता है कि चीज़ें और या जीवन ठीक वैसा नहीं रहा। मल्लिका भी बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है अंत में। और इन्हीं गलत निर्णयों का स्वाभाविक परिणाम सार्थ के अनुसार है कि व्यक्ति का जीवन विसंगतियों से भर उठता है। विसंगति बोध एक निरंतर चलने वाली छटपटाहट है, यानी जो मैं हूँ और जो मुझे होना चाहिए था में लगातार संघर्ष चलता रहता है, और संघर्ष की ये सारी प्रक्रिया सामान्यतः व्यक्ति को अंत में विफलता की ओर ही लेकर जाती है। और कालिदास के साथ भी वही होता है। कालिदास भी लास्ट में आके सब चीज़ें यही सोचता है शुरुआत में कि उसे लगता है कि मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर लूँगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और पूरा जीवन उसका विसंगति से ही भरता चला जाता है। अगर हम देखें नाटक के और जो पात्र हैं मल्लिका और विलोम, वो भी विसंगति बोध से भरा ही जीवन जी रहे हैं, और कालिदास का जो विसंगति बोध से भरा हुआ जीवन है वह दूसरे कोट यानी हम कह सकते हैं कथन से भी समझ आता है, जब कालिदास ये कहता है यही जीवन की सच्चाई है जो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट लूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चलित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी आया नहीं, और मैं धीरे धीरे खंडित हो गया होता गया, और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। यानी विसंगति पूर्ण जीवन का यह स्वाभाविक परिणाम है कि मनुष्य का अपने व्यक्तित्व से अलग हो जाना। इसे ही हमने समझा सार्थ की भाषा में या सार्थ के शब्दों में कहें आत्मनिर्वासन या अजनबीपन, सेल्फ एलियनेशन। और जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में जीवन व्यतीत करता है जिसमें बने रहने के लिए उसे बार बार अपने स्व की हत्या, अपने सेल्फ की हत्या करनी पड़ती है, तो देखते हैं धीरे धीरे उसके लिए अपने मूल व्यक्तित्व को पहचानना ही असंभव हो जाता है, और यही कालिदास के साथ हुआ है। और ये समस्या हर लेखक ने अपने अपने नज़रिए से पेश की है। मुक्ति बोध को जब हम पढ़ते हैं तो ये समस्या मार्क्सवाद से आई है, सेल्फ एलियनेशन, जिसमें मार्क्स ने इस चीज़ की व्याख्या की थी डिमांड एंड सप्लाई, यानी बुर्जुआ और सरबराह के नियम के अनुसार। और सार्थ व्यक्तिवादी दर्शन है, तो सार्थ व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व देता है, तो उसने इस चीज़ की व्याख्या अलग तरीके से करी। उसने कहा कि जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जब वह अपने आप को ही भूल जाता है, और इस नाटक पर हम देखते हैं कि अस्तित्ववादी यानी सार्थ का प्रभाव ज़्यादा है, तो कालिदास का आत्मनिर्वासन उस अस्तित्ववादी बोध से प्रभावित है। और जैसा कि इस नाटक में कालिदास कहता भी है, यहाँ से ये कथन है, कालिदास संभवतः पहचानती नहीं हो और ना ही पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले से पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ। और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ।
यानी कालिदास भी लास्ट में आता है तो वो यही बात कहता है कि मैं खुद अपने आप को नहीं पहचानता हूँ, और यही सारी चीज़ें निरंतर उसके साथ चलती रहती हैं। देखिए, इस नाटक में अकेला कालिदास ही नहीं, अगर हम और चरित्रों की भी बात करते हैं तो सारे के सारे इस नाटक में जो चरित्र हैं वे आधा अधूरा जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। और सभी के सभी कैरेक्टर, अगर हम इसमें दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक कैरेक्टर है जो इसमें मल्लिका, और दूसरा इस नाटक का कैरेक्टर है बिलोम। ये दो अन्य कैरेक्टर भी नाटक में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और हम देखते हैं कि इस नाटक में बिलोम और मल्लिका और कालिदास, जितना बिलोम और मल्लिका इस नाटक में ऐसा जीवन जीने के लिए बाध्य हैं, उस समय मोहन राकेश ने जब ये नाटक लिखा तो हम देखते हैं इस नाटक के लेखन काल के दौर में हर शहरी व्यक्ति का जो जीवन था वो ठीक इसी प्रकार व्यक्तित्व विभाजन या अंतर विभाजन की समस्या है, यह समस्या पर आधारित है। और इस चीज को हर लेखक ने अपने अपने तरीके से बताया है। कामायनी में जब हम प्रसाद को पढ़ते हैं तो प्रसाद इस चीज को अलग तरीके से, कामायनी में कहते हैं, मुक्ति बोध ने ब्रह्म राक्षस में यही बात कही है, और मोहन राकेश के यहाँ यह व्यक्तित्व विभाजन या विखंडन अधूरेपन की समस्या हम देखते हैं नवलेखन दौर में सबसे मुखर रूप में व्यक्त हुई है। कालिदास के बारे में जब हम बात करते हैं तो कालिदास एक और तो गांव की आत्मीयता चाहता है, और दूसरी ओर सत्ता और सुविधा का भोग भी। लेकिन जब तक उसे गांव की आत्मीयता मिलती है, गांव में जब वो रह रहा होता है, तब तक उसे सत्ता नहीं मिलती, और फिर जब सत्ता मिलती है तो आत्मीयता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, और अंत में वह सत्ता को ठुकराकर आत्मीयता की खोज में वापस गांव अपने आता है। लेकिन तब देखता है वो दोनों ही चीजें उसके हाथ से फिसल जाती हैं। मल्लिका के पास में जब वह वापस लौट के आता है तो मल्लिका का वेश्या होना उसे स्वीकार नहीं है, और जहाँ वो था वो चीज़ों में उसका जो दम घुट रहा था, जो व्यक्तित्व विभाजन, विसंगति बोध, आत्मनिर्वासन, निरर्थकता बोध, इन सब चीज़ों को वो जो झेल रहा था, वहाँ भी उसमें उसका उतना मन नहीं लग रहा था। और हम देखते हैं कि मल्लिका की जब हम बात करते हैं तो मल्लिका को इस नाटक में पढ़ते समय ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ कालिदास के प्रेम की जरूरत है। मल्लिका विलोम को पसंद नहीं करती, यानी विलोम से वह नफरत करती है। और मल्लिका को ना तो धन की कोई लालच है, जैसे अगर हम मल्लिका के कैरेक्टर की बात करते हैं तो मल्लिका को ना तो धन से ऐसा कोई मोह है, ना उसे वैभव, ना सत्ता, इन सब चीज़ों का उसे किसी चीज़ का लालच नहीं है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें उसके परिधि के अंग नहीं है। और विडंबना ये है कि कालिदास भी उसे नहीं मिलता। ये सब चीज़ों में उसे कोई लगाव नहीं है, उसे सिर्फ कालिदास के प्रेम की ज़रूरत है, और कालिदास भी उसे हम देखते हैं कि इस नाटक में नहीं मिलता। और कालिदास भी जब राजा बन जाता है तो बाद में वो उज्जैनी की ही एक राजकुमारी प्रेंगु मंजरी से विवाह कर लेता है। और मल्लिका के साथ में सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी हुई वो ये कि आर्थिक अभावों की मजबूरी ने उसे विलोम के सामने अपनी देह का समझौता करने पर बाध्य कर दिया। और ऐसा हो सकता है कि गांव में उसके पास ऐसा क्या रोजगार रहा होगा, जाहिर सी बात है कि उसे मजबूरन ये सारी चीजें करनी होंगी ना चाहते हुए भी। और उसके शरीर पर विलोम का नियंत्रण है, जैसा कि इस नाटक से लगता है, प्रतीत होता है, और भावनाओं पर कालिदास का। और ये भी एक अधूरापन ही है कि उसके देह पर विलोम का अधिकार है, जिसे वो पसंद भी नहीं करती है, जिसे उसे अच्छी खासी दिखते हैं कि विलोम से वह ठीक ठाक नफरत करती है, लेकिन मन उसका कालिदास से जुड़ा हुआ है। और लास्ट में नियति ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है कि उसे मजबूरन अपनी देह का सौदा विलोम के साथ करना पड़ता है, लेकिन उसका मन अभी भी कालिदास के प्यार में है, और यही अधूरापन उसकी नियति है। और अगर हम विलोम की बात करते हैं इस नाटक में, कि विलोम के साथ में क्या
ट्रेजेडी हुई है या क्या उसके व्यक्तित्व का अधूरापन है। तो विलोम के साथ में ये अधूरापन शुरू से ही स्पष्ट है इस नाटक में। वह भी कालिदास की तरह कविताएँ लिखता है। जैसा कि इसमें एक कथन भी आता है कि विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास क्या है, एक सफल विलोम। यानी विलोम भी छंदों का अभ्यास करता है, कविताएँ लिखता है, लेकिन उसकी कविताएँ इतनी प्रसिद्ध नहीं हैं और ना ही उसकी कविताओं की प्रसिद्धि इतनी है कि उसे किसी राजकवि या बनने का अवसर या निमंत्रण मिले। और उसके बातों से, उसकी हाव-भाव से साफ नज़र आता है कि उसे मल्लिका से एक तरफ़ा प्यार भी है। लेकिन मल्लिका को वो विलोम और विलोम का प्यार स्वीकार नहीं है, क्योंकि मल्लिका कालिदास से प्यार करती है। लेकिन विलोम के साथ में हुआ ये कि विलोम को ना तो मल्लिका मिली और ना ही उसे उसकी कविता का सम्मान मिलता है और ना मल्लिका का प्रेम मिलता है। अंत में वह मल्लिका को जीत कर भी उसके भाव जगत में स्थान नहीं बना पाता, क्योंकि उसके भाव जगत में तो कालिदास था और यही अधूरापन उसकी नियति है जो उसके जीवन को अधूरापन का शिकार बनाती है। तो अगर हम देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में भारत के जिस मध्यवर्गीय नियति को प्रस्तुत करता है, उसकी चेतना में वे सभी पक्ष उपस्थित हैं जिन्हें अस्तित्ववादी चिंतकों ने जीवन के विश्लेषण में उभारा है। जब हमने सार्थ को पढ़ते समय इन चीज़ों को समझा कि अस्तित्ववादी विचारधारा क्या है, क्या उन विश्लेषणों के माध्यम से सार्थ कहना चाह रहा है, तो वो सारे के सारे जो सार्थ के कथन हैं, बातें हैं अस्तित्ववादी विचारधारा की, वो इस नाटक में हमें कई संकेतों के माध्यम से व्यक्त हुए हैं और हर कैरेक्टर में वो चीज़ें हैं, प्रामाणिकता की खोज, चयन की स्वतंत्रता, आत्मनिर्वासन, विसंगति बोध, विडंबना बोध, सेल्फ एलियनेशन जिसे हम कहते हैं, और ये सब का सब अधूरापन इस नाटक के कथानक में गुथा हुआ है। और इसके बाद भी सबसे बड़ी बात मोहन राकेश की उपलब्धि, या हम कह सकते हैं उनकी प्रशंसा इस बात के लिए है कि उन्होंने इन सब संदर्भों का प्रयोग इतनी गहराई से किया है कि अगर इस नाटक को कोई वो व्यक्ति पढ़ता है जिसे अस्तित्ववाद विचारधारा की भी समझ नहीं है, फिर भी वह इस नाटक को पढ़ने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। बस फ़र्क इतना है कि जो अस्तित्ववाद विचारधारा को समझा है, जिसने जिसने अस्तित्ववाद विचारधारा को ठीक से पढ़ा है, वो इस नाटक को और गहरे से समझ पाएगा। इसलिए मोहन राकेश के संदर्भ में एक कथन चलता है कि उन्होंने इस नाटक में पश्चिम का दर्शन तो लिया है, लेकिन उसका पश्चिमीकरण नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी। अस्तित्ववाद विचारधारा का प्रभाव इस आषाढ़ के एक दिन नाटक पर किन-किन संकेतों के माध्यम से व्यक्त हुआ है, और हम आने वाली क्लास में आषाढ़ के एक दिन नाटक के अन्य भागों पर, अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।